आई लव झेलम सिटी देखने वाले झेलम के व्यूवर्स को आसिफ जट का सलाम। आज झेलम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे साथ सीनियर मेंबर हैं झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो शेर अजीज साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जो साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना ये चाहूँगा कि बड़ा कलीदी किरदार होता है चैम्बर के लोगों का किसी भी शहर की तरक्की के लिए। सियालकोट का चैम्बर जब मुत्तहिद हुआ तो एयरपोर्ट बना डाला। झेलम में इलेक्शन तो हर साल हम देख रहे हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में चैम्बर की काविशें क्या होंगी? देखिए जी, हमारा शहर जिस तरह के आपके इल्म में है कि इंडस्ट्री बहुत कम है। जैसे आप अगर कहें कि झेलम का मुकाबला हम सियालकोट, गुजरांवाला या गुजरात से करें तो वो तो नहीं है। जो हमारे चंद बड़े यूनिट थे वो भी बंद हो चुके हैं, ठीक है, चंद एक यूनिट्स के अलावा। लेकिन मेरे ख्याल में चंद साल हुए हैं कि झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना, उसमें बेहतरी आ रही है। उसकी वजह यह है कि नौजवान आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं। जिस तरह के पहली तो बात यह है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी तंजीम, किसी अदारे का अपना ऑफिस होना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसा कि उमर मुश्ताक बरगट आपके इल्म में है कि वो रियल स्टेट से वाबस्ता हैं। जो ही वो झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उन्होंने ज्वाइन किया तो वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने 60 लाख रुपए अपनी गिरा से, अपनी पॉकेट से डोनेशन दिया, किसी शख्स को नहीं, बल्कि झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बिल्डिंग के लिए ज़मीन खरीदने के लिए। और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी अब हम जो है लोगों को जो है इस तरफ लेके आ रहे हैं कि आप जो है ना प्रोडक्शन की तरफ आएँ। देखिए, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी उस वक्त तक एक तो प्रोडक्शन का ये फ़ायदा होगा, सनतें लगेंगी, छोटे बड़े यूनिट्स लगेंगे, उसका ये होगा कि उससे रोज़गार मिलेगा। एक तो हमारा बेरोज़गार जो नौजवान है वो उसको रोज़गार मिल जाएगा, और दूसरा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल है आपसे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हर साल इलेक्शन होते हैं, एक सदर, फिर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर, ये सारे ओहदे भी मिल जाते हैं। ये इंडस्ट्री आखिर इस वक्त झेलम में फाल है कौन सी? अब झेलम के अवाम के लिए है क्या जो चैम्बर ने दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैम्बर तो बहुत कोशिश कर रही है। सबसे मेन चीज़ थी हमारी इंडस्ट्री के लिए कि सुई गैस। ये हमारी बदकिस्मती कहें कि हम लोगों ने गवर्नमेंट के जो वो बना के देते हैं ना, आपको बिल बना के देते हैं कि जी ये पैसे डिमांड नोट जिसको कहते हैं कि ये जमा करवाएं, हम लोगों ने तकरीबन 94 लाख वो भी जमा करवा दिए। ये झेलम की सिस्टम ज़रीफ़ी कहें कि यहाँ पे इंडस्ट्री उस तरह फल फूल नहीं सकी जिस तरह गुजरात में या सियालकोट में या गुजरांवाले में। एक दूसरा हमारे लोगों का भी कुछ में इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम बेसिकली जो है ना वो इंडस्ट्री की तरफ जा नहीं रहे। हमारे लोग ज़्यादातर फॉरेन रेमिटेंस, ये बड़ी बात है कि ये प्रेफर करते हैं, ये सबसे इजी और आसान तरीका हो पैसा कमाने का। ये बाहर चले जाते हैं, जबकि दूसरे शहरों में वो लोग बैठ के कारोबार को करते हैं। जब वो दोस्त भी बैठते हैं तो वो ये डिस्कस करते हैं कि यार हमने ये काम करना है, ये कारोबार करना है। हमारे यंग पहले इंडस्ट्री थी जो बड़े थे वो उन्होंने लगाई हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो रही है। वो इस वजह से कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं मिल रही इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए होती है। एक तो वो आपकी बात सही है, लेकिन वो मेरा सवाल तो उधर ही, अभी इंडस्ट्री कोई फाल है? इंडस्ट्री तो फाल है। ये मेरे साथ स्मॉल इंडस्ट्री के फार्मर प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर जवाब तो ये दे सकेंगे जी। अभी जनाब तकरीबन 80 के करीब हमारे कारखाने फ़ाल हैं, चल रहे हैं, और बाकी जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद ही है। कुछ ये मौजूदा हालात जो हैं गवर्नमेंट के, बिजली बहुत महंगी हो गई है और किराए बहुत बढ़ गए हैं डीजल की वजह से। गैस ऑलरेडी हमारी स्टेट में कोई नहीं है, पैसे जमा कराने के बावजूद भी। तो ये सारे अवामल मिल के इस इंडस्ट्री की तबाही का सर बहस बने। ये वाहिद मुल्क देखा है पाकिस्तान, दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, उसका बाजू बन जाते हैं। अभी यूरोप में कोरोना के वक्त पे उन्होंने वो 10-10 हज़ार डॉलर दे दिए, पाउंड्स में लोन दे दिया सिर्फ उनको जो रजिस्टर्ड कंपनीज थी, और उन्हें कहा कि 20 साल में वापस देना, ताकि उनको सपोर्ट मिले। हमारे बिजनेसमैन इधर एक बिजनेस करना की अगर ख्वाहिश रखता है तो पहले उसको जो उसने रिश्वत देनी है उसका इतना बड़ा पलंदा उसके सामने आ जाता है कि यार ये वो तो कारोबार तो उधर ही ठप हो जाता है। सर यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दिए ही नहीं जाता वर्किंग कैपिटल के लिए या जो दूसरे लोन होते हैं, लेकिन अगर लोन दिए भी जाते हैं तो उनमें डॉक्यूमेंटेशन इतनी सख्त की जाती है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतनी डॉक्यूमेंटेशन और इंटरेस्ट रेट।
تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری آواز پہنچائیں کہ ایک تو انڈسٹریلسٹوں کو بالکل لو مارک پہ لون دیے جائیں اور باقی دیگر سہولتیں جو ہیں گیس بجلی تو ہمیں اب ٹیکس فری ہونا چاہیے. ٹیکس فری نہ بھی کریں جی. ٹیکس فری کا یہ ہے کہ اب بہت عرصہ ہو گیا فیکٹری ٹیکس کیا فری کرنا ہے؟ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے. زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ خود دے رہے ہیں کسی کو, اس پہ یقین کرتے ہیں اور حکومت پہ اعتبار. لوگوں کو روزگار دیتے ہیں, اگر یہ ہمیں دیں گے تو یہ عوام کا فائدہ ہوگا کہ ہمیں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک لو مارک اپ رکھ کے لوگوں کو کہے جی آپ نے یہ انڈسٹری لگانی ہے, اس کے لیے کوئی یا پھر یہ کہ جی 5 سال آپ ٹیکس فری آپ کو, تو اس سے تو پھر 5 سال کے بعد تو وہ ٹیکس دیں گے, اس کا مطلب نیٹ ورک میں آ جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں جی. لیکن دیکھیں نا ٹیکس جب پاکستان کے اندر آپ حالات دیکھیں کہ یہ واحد ملک ہے جس کے اندر بزنس مین کو کریڈٹ کارڈ نہیں دیتے, کہتے ہیں جاب والے کو دیں گے. ایسے ہی ہے, اب کیا کریں, اب یہ المیہ ہے. دنیا میں کریڈٹ کارڈ بنے بزنس والوں کے لیے, یہاں پہ کہتے ہیں نہیں. تھوڑی ہے. لیکن سر بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہاں پاکستان کی انڈسٹری کو پھیلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاتا, انڈسٹریلسٹ کی کوئی مدد نہیں کی جاتی تاکہ انہوں نے کہا کہ حکام بالا تک ہماری آواز پہنچائے. حکام بالا تک 2 آوازیں پہنچتی ہیں جی, ایک جو ان کی تعریف ہو, ایک جو ان پہ تنقید ہو, یہ تیسری آواز ہے. یہ بھی اگر سن لیں گے تو شاید ملک ترقی کرے گا. اللہ حافظ.